पीछे हम लोग नाभिक चैप्टर में रदरफोर्ड से स्टार्ट किए थे और रदरफोर्ड का सोच लेकर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया और न्यूट्रॉन की खोज के बाद मालूम ये चला कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन उपस्थित है जिसका लगभग द्रव्यमान बराबर है। और लेकिन न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी भी है। जहां न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताए थे हम 1.675 गुना 10 का पावर माइनस 27 के, वहीं पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुना 10 का पावर माइनस 27 के, थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी है और उसके एक कण का द्रव्यमान आपने औसत द्रव्यमान निकाला 1.67 गुने 10 का पावर माइनस 27 केजी, जिसको आप परमाणु द्रव्यमान मात्रक के नाम से जानते हैं, जिसे AMU कहा जाता है। तो ये एक कण का द्रव्यमान है जो 1.67 गुना 10 का पावर माइनस 27 केजी है। इससे थोड़ा सा ज्यादा 1.673 गुना 10 का पावर माइनस 27 केजी ये द्रव्यमान प्रोटॉन का है और 1.675 गुना 10 का पावर माइनस 27 केजी थोड़ा सा और बढ़ गया तो ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। उसके बाद आपने ये पढ़ा ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता या द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया। आइंस्टीन ने बताया क्या कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान का संबंध ऊर्जा से है और हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं E बराबर mc²। इस सूत्र का उपयोग करके आपने AMU का परिवर्तन ऊर्जा के रूप में किया और वहां पर आपने प्राप्त किया कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट AMU का ऊर्जा होता है। इसके लिए आपको जो सूत्र मिला था आइंस्टीन ने जो दिया था E बराबर mc² दिया। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने का सूत्र आइंस्टीन ने बताया था E बराबर mc²। तो इन सभी चीजों को पढ़ा। उसमें आपने पढ़ा था प्रोटॉन को सूचित करने का तरीका। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन 1h1, न्यूट्रॉन 0n1, ये आपने पढ़ा। उसके बाद आपने औसत परमाणु द्रव्यमान भी पढ़े, अनुपातिक परमाणु द्रव्यमान पढ़ा। और अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए न्यूट्रॉन के गुण के बारे में जानने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूट्रॉन के गुण में पहला चीज आप ये जानते हैं कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी है, ये मूल कण भी है, ये आप ध्यान रखिए। वही सब गुण में लिखा गया है। ये उदासीन है, जब उदासीन है तब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विचलित नहीं होगा। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि इसका द्रव्यमान पता चला कि अधिक है और ये इसका वेग भी अधिक है, और जिसका वेग अधिक होता है उसका गतिज ऊर्जा भी अधिक होता है, और जिसका गतिज ऊर्जा अधिक होता है उसका वेधन क्षमता जिसको कहते हैं, चाहे वेधन क्षमता पार करने की क्षमता भी अधिक होती है। उदासीन है तो उदासीन है, अगर ये न्यूट्रॉन उदासीन है तो भाई अगर इस पर आवेश होता तो कोई प्रभाव होता। उदासीन है तो जाके चिपक जाएगा, उसके पास संपर्क में रह जाएगा। अगर मान लीजिए प्लस होता तो नाभिक के पास जाता तो ये विकर्षित हो जाता। लेकिन उदासीन का एक गुण भी है जिसको हम देख रहे हैं आगे। तो अभी हम न्यूट्रॉन के गुण और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले ये पता क्या चल रहा है कि न्यूट्रॉन पदार्थ का एक मूल कण है। द्रव्य मतलब द्रव्य का एक मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है, जिसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुना 10 का पावर माइनस 27 के, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक है। उसके बाद दूसरा गुण है कि आवेश रहित। न्यूट्रॉन आवेश रहित है। न्यूट्रॉन आवेश रहित है जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र से विचलित नहीं होता है। इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका वेग और द्रव्यमान दोनों अधिक है कणों में, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा का भी अधिक है। गतिज ऊर्जा अधिक है तो इसका वेधन क्षमता भी अधिक होगा। इसलिए न्यूट्रॉन की वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। इतनी अधिक होती है कि ये शीशा मतलब लीड, ये शीशा के मोटे भाग को, मोटे सतह को भी भेद सकता है, वेध कर सकता है।
देखिए ध्यान से, यह शीशा के मोटी चादर को भी भेदने में समर्थ है। इसके बाद देखिए अगला गुण, चूंकि न्यूट्रॉन आवेश रहित है, उच्च ऊर्जीय कण है, मतलब ऊर्जा भी अधिक है, गतिज ऊर्जा, अतः ये बिना विक्षेपित हुए, आवेश है, आवेश अगर यहाँ पे नाभिक में आवेश है और ये आवेश रहित है, अगर इसमें भी आवेश होता तो हो सकता था कि विक्षेपित कर जाता, पथ से अपने भ्रमित हो जाता, विक्षेपित हो जाता, लेकिन चूंकि न्यूट्रॉन आवेश रहित है, उच्च ऊर्जीय कण है, अतः ये बिना विक्षेपित हुए धनावेशित नाभिकों में सुगमता से प्रवेश कर जाता है। चूंकि आवेश रहता तो विक्षेपण हो सकता था, इधर उधर घूम सकता था, लेकिन न्यूट्रॉन में आवेश नहीं है, तो ये नाभिक के पास जा सकता है, नाभिक के पास जाएगा और उसमें प्रवेश भी कर सकता है, सुगमता से ये प्रवेश कर जाता है। इसलिए इसका उपयोग यही, जब ये नाभिक में चला जाए तो ऊर्जा इसका अधिक है, तो ऊर्जा है तो नाभिक जो है, नाभिक के कण एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिस बंधन ऊर्जा को हम नाभिक बंधनी ऊर्जा कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो जब ये कहने का मतलब है कि अगर वो ऊर्जा से बंधा हुआ है और ये भी जाके उसमें ऊर्जा दे देगा तो ये टूट जाएगा, तो इसीलिए आप जान लीजिए कि इसलिए इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन या विघटन के लिए अधिक किया जाता है। ये अल्फा कण और प्रोटॉन के तुलना में भी अधिक होता है, जैसे लिखे अल्फा कण और प्रोटॉन से अधिक इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय विघटन और विखंडन। अब देखिए नाभिक जो है, अब हल्के नाभिक की बात करते हैं। हल्के नाभिक जैसे भारी जल, पैराफिन वैक्स माने पैराफिन मोम, इन और ग्रेफाइट, इन सबों से अगर आप, ये सब हल्के नाभिक के उदाहरण हैं, इन सबों से अगर आप न्यूट्रॉन को टकरा दें तो न्यूट्रॉन मंदित हो जाते हैं, न्यूट्रॉन धीमे हो जाते हैं, न्यूट्रॉन को टकराकर मंदित किया जाता है। हल्के नाभिक जैसे भारी जल, पैराफिन मोम, ग्रेफाइट से न्यूट्रॉन को टकराकर इसे मंदित किया जाता है, इसको धीमा कर लिए। और याद रखें, मंदित न्यूट्रॉन जो है, माने धीरे चलने वाला एक न्यूट्रॉन जो है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन की अपेक्षा कृत्रिम नाभिकीय विघटन के लिए अधिक उपयोगी है। जो धीरे धीरे चलता है वो तेज चलने वाले से अधिक उपयोगी है, तेज चलने वाले से धीरे वाला न्यूट्रॉन अधिक उपयोगी है नाभिकीय विघटन प्रक्रिया के लिए। क्यों? क्योंकि अगर धीरे धीरे चलेगा तो नाभिक के साथ अधिक समय रह जाएगा, अगर तेज चलेगा तो नाभिक के साथ इसका संपर्क बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन अगर धीरे चलेगा तो नाभिक के समीप ये अधिक समय तक रहता है, तो नाभिक के समीप ये अधिक समय तक रहेगा तो ये विघटन अच्छा करेगा। तो अच्छे विघटन के लिए हमें मंदित न्यूट्रॉन का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नाभिक के समीप अधिक समय तक रहता है। उसके बाद एक चीज हमने ये कहा कि ऊर्जा के हिसाब से न्यूट्रॉन का नाम दिया जाता है। अगर कोई न्यूट्रॉन के पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 गुना 10 का पावर -13 जूल इतना ऊर्जा रहे या इससे अधिक ऊर्जा रहे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है इतना 1.6 गुना 10 का पावर -13 जूल। तो इतना जूल अगर ऊर्जा रहे या इससे अधिक ऊर्जा रहे तो आप उस न्यूट्रॉन को तीव्रगामी न्यूट्रॉन कहेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 1.6 गुना 10 का पावर -19 इतना ऊर्जा या इससे कम ऊर्जा वाले को हम मंदगामी न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये चीजों को आप याद रखेंगे कि अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहता है, इसका मतलब है कि ये कहता है कि 1.6 गुना 10 का पावर -13 जूल इतना ऊर्जा हो या इससे अधिक ऊर्जा हो तो उस न्यूट्रॉन को आप तीव्रगामी न्यूट्रॉन कहेंगे। और 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल अगर न्यूट्रॉन का ऊर्जा हो तो आप न्यूट्रॉन का ऊर्जा इतना हो या इससे कम भी हो तो आप उसको
मंदगामी न्यूट्रॉन कहेंगे, धीमे चलने वाला न्यूट्रॉन कहेंगे। तो ये हुआ न्यूट्रॉन के गुण। अब न्यूट्रॉन के प्रयोग की बात हम करें, जैसे आप मालूम है कि नाभिकीय अभिक्रिया में इसका मुख्य उपयोग है, रेडियो सक्रियता में भी इसका उपयोग है, और इसका उपयोग रसायन, औषधि और जीव विज्ञान के एक्सपेरिमेंट में भी, प्रयोग में भी, शोध में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, धीमी गति के न्यूट्रॉन का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, याद रखेंगे। और तीव्र गति के न्यूट्रॉन का उपयोग कृत्रिम विघटन में किया जाता है। इसकी सहायता से अनेक पदार्थों में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न की जाती है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जो है उत्पन्न की जाती है, ध्यान देंगे। सबसे पहले एक चीज ये आप देखें, अब हम लोगों ने कहा क्या कि ये जो है न्यूट्रॉन का गुण है, तो इस न्यूट्रॉन के गुण में आपको ध्यान देना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ऊर्जा की बात है। इस ऊर्जा की बात है कि एक इतना जूल जब ऊर्जा रहेगा या इससे अधिक ऊर्जा रहेगा तो आप तीव्रगामी न्यूट्रॉन कहेंगे, और उतना अगर जूल ऊर्जा या उससे कम 1.6 × 10⁻⁹ जूल या इससे कम अगर ऊर्जा होता है तो उसको आप मंदगामी न्यूट्रॉन कहते हैं। और धीमी गति के न्यूट्रॉन का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, और तीव्र गति के न्यूट्रॉन का उपयोग कृत्रिम विघटन में किया जाता है। अभी हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं। तो नाभिक के अंदर जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे ये मान लिया जाए कि ये नाभिक है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपने अपने संख्याओं में उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर कभी हमें एक साथ नाम लेना हो तो हम इसको न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियॉन, ध्यान देंगे न्यूक्लियॉन क्या है, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। हर चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है, ध्यान से सुनेंगे बात बिल्कुल समझ। हमने ये कहा जैसे ये नाभिक है, तो नाभिक में होता कौन है, आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ न्यूक्लियन के नाम से जाना। तो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन के नाम से जाना। अब एक चीज और समझिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ हम कहेंगे तो आप न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं। अब इसके बाद आपको जानना है नाभिक आकृति। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। नाभिक आकृति की बात करें तो नाभिक के आकृति की बात करना चाहिए। आकृति, नाभिक का आकृति कैसा है? तो अभी तक ये माना गया है कि कोई भी नाभिक का जो आकार है वो गोलीय, परमाणु के नाभिक के आकार को गोलीय प्राप्त किया गया है प्रयोग से, परंतु जानते हैं ये 10% प्रयोगों में विफल भी हो गया है। मतलब ये 10% प्रयोग में इसका विचलन भी हो गया है। इस गोलीय आकृति की बात करें तो 10% प्रयोग में ये विचलित हो गया है, परंतु यह 10% प्रयोगों में
विचलित पाया गया है। 10% जो प्रयोग है उसमें जो है ये विचलित पाया गया है। इसकी बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि 10% प्रयोग में ये विचलित पाया गया। न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियन क्या है? तो किसी भी नाभिक में एक साथ जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसको हम न्यूक्लियन कहते हैं। और नाभिक की आकृति की बात अगर आप करते हैं तो नाभिक परमाणु के नाभिक के आकार को, आकृति को मतलब गोलीय प्राप्त किया गया है, परंतु यह 10% प्रयोगों में विचलित पाया गया है। मतलब ये पाया गया है कि गोलीय से कुछ हटकर भी आकार और आकृति का होना संभव है। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो गोलीय मान के ही पढ़ने जा रहे हैं। नाभिक मतलब गोला समझेंगे आप। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाभिक आकार। अंग्रेजी में इसको हम न्यूक्लियर साइज कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई नाभिक है, ध्यान से समझेंगे बात को अच्छी तरह से। अच्छा, नाभिक में होता कौन है भाई? तो नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को आप कहते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको आप E कहते हैं। अभी आपको पता चला कि नाभिक की आकृति को आप क्या मानेंगे? गोलीय। गोलीय है तो भाई इसकी त्रिज्या को क्या मानेंगे? आप। थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक चीज और देखिए। अच्छा, आप ये समझिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या पे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या पे द्रव्यमान संख्या निर्भर करता है। तो अगर ये कण है, न्यूट्रॉन भी एक कण है, प्रोटॉन भी यहाँ नाभिक में एक कण है, अगर ये कणों की संख्या अगर बढ़ती है तो ये नाभिक का आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा। इस नाभिक का आकार बढ़ेगा मतलब नाभिक का आयतन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं कुछ अंदर रखा गया इसका मतलब उसमें आयतन है। तो इस नाभिक का अगर हम ये गोला कहें तो इस गोले के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर रखा गया तो आप कहेंगे कि आयतन है। आयतन होगा तो ये आकृति को क्या माना गया? गोला। तो अब इधर देखिए, अगर आप ये समझेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर यहाँ पे संख्या अगर बढ़ रहा है तो आप सोचिए द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि दोनों के संख्या पे द्रव्यमान संख्या निर्भर करता है। तो ये दोनों की संख्या को बढ़ना अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या बढ़ रहा है। अगर ये कण बढ़ रहा है तो द्रव्यमान संख्या बढ़ रहा है। तो अब अगर बताइए, ये अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संख्या माने ये कण बढ़ रहा है तो इसका द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा तो इसका आकार भी बड़ा होगा, माने आयतन भी बड़ा होगा। तो आयतन बड़ा होगा मतलब आप समझिए कि इसका आकार बड़ा होगा, मतलब इसकी त्रिज्या बड़ा होगी, त्रिज्या बड़ी होगी, इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। खैर, बात को हम लोग बाद में, ये तो समझ में आ ही रहा है। तो अभी ना देखिए, ये कहता क्या है? नाभिक आकार कहता है कि किसी परमाणु के नाभिक, मतलब अगर ये कण बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा ही, ये बढ़ेगा तो ये गोला भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इस गोला का आयतन बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि गोले का आयतन माने नाभिक का जो आयतन है वो इसके द्रव्यमान संख्या के बढ़ने पर बढ़ेगा, कण के संख्या के बढ़ने पर बढ़ेगा। मतलब ये सीधा समान। तो ये कहता क्या है कि किसी नाभिक का आकार मतलब आयतन, किसी नाभिक का आयतन या आकार उसके अंदर उपस्थित कुल न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या, या इसी को आप कह सकते हैं न्यूक्लियन की संख्या, या इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या, इसको आप E लिख सकते हैं, के सीधा समानुपाती होता है। मतलब क्या हम कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर इसका अगर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा, ये कण बढ़ेगा,
तो ये बढ़ेगा तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, माने इसका आयतन बढ़ने का मतलब है कि ये आयतन इसके सीधा समानुपाती है। तो जब आयतन, तो इसका मतलब है कि नाभिक का आयतन, नाभिक का जो आयतन है वो सीधा समानुपाती है द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई r क्यूब होगा। अरे नाभिक माने गोला, तो नाभिक का आयतन माने गोला का आयतन जो 4/3 पाई r क्यूब है, समानुपाती इसका द्रव्यमान संख्या आपने क्या माना, a, 4/3 पाई r क्यूब, समानुपाती हटाएंगे तो बराबर के साथ स्थिरांक लगा k, उसको उधर भेज दीजिए, 4 पाई r क्यूब बराबर 3 a r क्यूब बराबर 4 पाई को नीचे ला दीजिए गुना a। r जो है समझ ही रहे होंगे आप लोग, ये आयतन जो है नाभिक का आयतन माने गोला का आयतन, तो गोला का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब होता है, समानुपाती द्रव्यमान संख्या है, समानुपाती हटाए तो के स्थिरांक है, ये स्थिरांक है, ये उतर गया है ना, 3 को उधर भेज दिए, 4 पाई 4 पाई जो है यहाँ पे नीचे आ गया, r क्यूब उधर चला गया, घन है तो इधर जाके घनमूल हो जाएगा, 3k/4 पाई गुना में a। ध्यान देंगे आप, r बराबर ये घनमूल का मतलब पावर 1/3, इस पर भी है इस पर भी है, तो दोनों का पावर आप 1/3 लिख लीजिए। अब इसके बाद ध्यान देंगे आप कि ये जो है पूरा का पूरा स्थिरांक है, माना कि 3k/4 पाई का पावर 1/3 एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक को आप r0 मान लीजिए, और इस r0 का मान 1.2 गुने 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो अगर ये आप इस स्थिरांक को r0 मान लेते हैं, तो ये जो आपका समीकरण है r बराबर, इसके जगह पे आप r0 लिख सकते हैं, ये भी r0 स्थिरांक है, गुना a का पावर 1/3, ये नाभिक आकार यहाँ से पता चला। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये जो परमाणु की जो नाभिक की परमाणु के नाभिक की जो यहाँ से त्रिज्या आपको मालूम चली, उसका आपको सूत्र मिल गया r0 a का पावर 1/3, a माने द्रव्यमान संख्या, तो ये द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। तो जब ये द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है तो कैसे निर्भर करता है, तो ये तो सूत्र आपको याद हो गया, तो कैसे, तो ये स्थिरांक हटाएंगे तो समानुपाती लगेगा, r समानुपाती a का पावर 1/3। जैसे अभी आपने देखा जो नाभिक का आकार है, तो आपको ये मालूम चला कि अगर इसका जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कण संख्या बढ़ेगा तो इसका द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा, कण संख्या द्रव्यमान संख्या, कुल कण संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या। अगर हम कहें कुल कण संख्या बढ़ रहा है मतलब समझिए द्रव्यमान संख्या बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा, कण संख्या बढ़ेगा, तो कण संख्या बढ़ेगा तो इस नाभिक का आकार भी बढ़ेगा। तो आकार कहने का मतलब यहाँ आयतन है। तो अभी तो सुनिए, तो अब नाभिक का आयतन जो है द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, और कैसे, तो द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा तो इसका आकार माने आयतन बढ़ा, इसका मतलब सीधा समानुपाती। अब इधर सुनिए, तो नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के सीधा समानुपाती, नाभिक माने गोला का आयतन, गोला का आयतन ये सूत्र होता है। इसके बाद आपने उसको उधर भेज दिया, 8 घन जो है घनमूल चला गया उधर, 1/3 पावर ये पूरा का पूरा स्थिरांक है, r बराबर r0 a का पावर 1/3 है, r समानुपाती हो गया a का पावर 1/3। यहाँ से मालूम चला कि जो नाभिक की जो त्रिज्या है वो उसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। अब हम लोग नाभिक घनत्व पढ़ने जा रहे हैं। नाभिक घनत्व अंग्रेजी में हम इसको न्यूक्लियर डेंसिटी कहते हैं। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे, घनत्व का मतलब ही होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो किसी भी चीज का घनत्व निकालते हैं तो आपको उसका द्रव्यमान और उसका आयतन लिखना होता है। हम नाभिक घनत्व पढ़ने जा रहे हैं तो मतलब नाभिक का द्रव्यमान बटा में नाभिक का आयतन। तो ध्यान रखिए, घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन अब आप पढ़ने जा रहे हैं नाभिक का घनत्व, तो नाभिक का घनत्व आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का कुल द्रव्यमान
नाभिक का द्रव्यमान मतलब न्यूक्लियन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान, ध्यान रखिए। अब बटा लें नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन माने गोला का आयतन 4/3 पाई आर। तो अभी तक सुनिएगा, नाभिक के घनत्व को हम रो से सूचित करते हैं, ये भी आप याद रखें। तो यहां से परिभाषा बनता है इसी नाभिक के घनत्व का परिमाण नाभिक का कुल द्रव्यमान बटा नाभिक आयतन के बराबर। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान प्रति इकाई नाभिक के आयतन को हम नाभिक घनत्व का छोड़ के इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें। तो अब आपको करना क्या है भाई, तो नाभिक का कुल द्रव्यमान और नाभिक का कुल आयतन निकालना है। तो एक नाभिक आप समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए कि नाभिक है, तो नाभिक है तो इसमें है कौन भाई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माने न्यूट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या p है। इसको आप द्रव्यमान की संख्या में बदल दिए a, क्योंकि लगभग आप सबके द्रव्यमान को आप बराबर मान के चलते हैं, औसत द्रव्यमान के हर कण का द्रव्यमान आप बराबर मान के चलते हैं। चलिए ठीक है। अब इसकी त्रिज्या को आप गोला है r मान के चल रहे हैं, आप गोला रूप में, इसकी नाभिक की बात कर रहे हैं आप। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हर चीज को कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है, ध्यान दीजिए बात को अच्छी तरह से। तो अगर हम ये बात करें कि माना कि नाभिक में कुल कणों की संख्या बराबर कितनी है, a। ये है न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के कण की संख्या, और आप जानते हैं कि प्रत्येक कण का औसत द्रव्यमान हर कण का, एक कण का, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन का औसत द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 के एक कण का है। टोटल क्या है, वो एक कण है, एक कण है, मतलब एक कण। इसी को आप एएमयू कहते हैं। हम मान लेते हैं कि जो एक कण का ये जो द्रव्यमान है, हम मान लेते हैं m, मान एक कण का। तो एक कण का द्रव्यमान अगर m है तो दो कण का द्रव्यमान 2m, तीन कण का द्रव्यमान 3m, लेकिन यहाँ पे टोटल है क्या, वो मिला के न्यूट्रॉन प्रोटॉन का a। तो एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान m है, माने ये एक कण का है, एक कण का द्रव्यमान है औसत द्रव्यमान, ध्यान रखिए। प्रत्येक कण का माने एक कण का औसत द्रव्यमान, और आपके पास कुल कणों की संख्या कितनी है, a, द्रव्यमान संख्या कुल कणों की संख्या नाभिक। तो इसलिए कुल कणों का द्रव्यमान, जो कुल कण का द्रव्यमान होगा वही आप जानते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान होगा। कितना होगा बाबू, एक कण का द्रव्यमान a है, सॉरी m है, एक कण टोटल आपके पास कण का वो है a, हुआ a का कितना है, a, तो a गुना m, एक खाती m तो दो खाती 2m, तीन के लिए 3m, तो है क्या वो a, तो a गुना m। तो कुल कणों का द्रव्यमान निकाल दिए, तो इसका मतलब है कि नाभिक का द्रव्यमान निकाल, तो नाभिक का द्रव्यमान निकल गया। तो नाभिक का द्रव्यमान तो आपको मिल गया am। अब आपको चाहिए का नाभिक का आयतन। नाभिक मतलब गोला, और ये होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई आर के लिए अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले, आपको शायद याद होगा,
आर बराबर आर नॉट ए का पावर 1/3। तो आप आर की जगह लिख सकते हैं आर नॉट ए का पावर 1/3। इसका आर का क्यूब है तो इसका क्यूब लिखेंगे आप 4/3 पाई, ये दोनों का क्यूब है, आर नॉट का भी क्यूब, ए का पावर 1/3 का भी क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या मिला, नाभिक का आयतन। तो ये हुआ नाभिक का द्रव्यमान और ये हुआ नाभिक का आयतन। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, अब आपको निकालना क्या है, तो नाभिक का घनत्व, तो नाभिक घनत्व का जो सूत्र है इसको आप रो से सूचित करते हैं। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन रख दीजिए आप। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान कितना है, am बटा में नाभिक का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब गुना ए से ए कट गया, रो का मान कितना मिला, 3 को ऊपर भेज दीजिए, 3m 4 पाई आर नॉट। 3 कांस्टेंट है, स्थिरांक है, m भी स्थिरांक है, 1.67 गुना 10 का पावर माइनस 4 भी स्थिरांक है, पाई भी स्थिरांक है और आर नॉट का मान भी स्थिरांक है। याद होगा 1.2 गुना 10 का पावर माइनस 15 मीटर, ये सबका मान स्थिरांक है। जब ये स्थिरांक है तो इसका मतलब रो किसी भी परमाणु के लिए घनत्व जो है बदलता नहीं है। अब इसका मान अगर आप रखते हैं, m का मान 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27, 4 पाई के मान 3.14, आर नॉट के मान 1.2 गुना 10 का पावर माइनस 15 क्यूब है तो क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.29 गुना 10 का पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब, ये इसका जो है ये मान आएगा 2.29 गुना 10 का पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। ध्यान से समझेंगे बात को अच्छी तरह से। नाभिक घनत्व में कुछ नहीं है, नाभिक का द्रव्यमान बटा में नाभिक का आयतन है। तो नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन, तो नाभिक का द्रव्यमान कितना मिला, तो ma मिला था। कैसे मिला, एक कण था टोटल नाभिक में, एक का द्रव्यमान m है तो इसका कुल द्रव्यमान हो गया m गुना a हो गया, ये द्रव्यमान निकल गया। आयतन इसका गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आपने अभी r का सूत्र सिद्ध किया था तो करने के बाद रख दिया आपने, इतना आ गया तो द्रव्यमान बटा में आयतन रख दिए, इतना आया, पता चला ये स्थिरांक है और इसका जो मान मिला स्थिरांक में 2.29 गुना 10 का पावर 17 केजी। अभी हम लोग नाभिकीय बल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमको बता रहा है, ये पता चल रहा है कि नाभिकीय बल का मतलब क्या है। नाम से पता चलता है नाभिक के अंदर वाला बल। नाभिक के अंदर है क्या, न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये बल के बारे में ये बता क्या रहा है कि ये नाभिक के अंदर का बल है, और ये ऐसा बल है जो प्रत्येक न्यूक्लियन को एक दूसरे से बांधे रहता है। ये आकर्षण बल है। बांधने कहने का मतलब है ये विघटित नहीं होता है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा ऐसे बहुत सारे कण हैं। तो जब ये कण है, तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह के कण है तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन, इसके बीच में अगर ये आवेश की प्रकृति पर होता तो ये आवेश पर निर्भर करने वाला अगर कुछ ऐसा होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में विकर्षण होता। अब विकर्षण होता तो नाभिक टूट जाता, नाभिक टूट जाता विकर्षण के प्रभाव से। लेकिन अगर ये बंधा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई आकर्षण बल काम, और वो आकर्षण बल जो काम कर रहा है उसी आकर्षण बल का नाम दिया गया है नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल नाभिक के अंदर उपस्थित प्रत्येक कण पर लगते, मतलब प्रत्येक कण नाभिक के अंदर के कण माने न्यूक्लियन पर लगते। नाभिक के अंदर के कण को न्यूक्लियन कहते हैं, और ये जो न्यूक्लियन प्रत्येक न्यूक्लियन पर लगता है, अब ये न्यूक्लियन जिससे एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये प्रबल आकर्षण बल है जिसके द्वारा प्रत्येक न्यूक्लियन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं
और अपने न्यूक्लियस को मतलब नाभिक को बांधे रखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे बात को अच्छी तरह से, इसकी परिभाषा के बारे में सोचेंगे। यह एक प्रबल आकर्षण बल है, इसके नाम में भी से और परिभाषा से गुण भी पता चलता है। यह एक प्रबल आकर्षण बल है जिसके द्वारा सभी न्यूक्लियन मान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है एक दूसरे से क्या है, बंधे होते हैं। जैसे गुण के बारे में पता चला कि ये एक आकर्षण बल है, प्रबल आकर्षण बल है, ये बहुत प्रबल आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल है जो कि अत्यंत प्रबल है, बहुत प्रबल बल है। उसके बाद आपको मालूम चला कि ये जो देखिए ध्यान से, ये आवेश और द्रव्यमान पर निर्भर करने वाला बल नहीं है। इसका मतलब ये वैद्युत बल भी नहीं है और गुरुत्व बल भी नहीं है। ये बल अत्यंत लघु परिसर के लिए बहुत नजदीक के बल में, कण बहुत नजदीक है, ये अत्यंत लघु परिसर शॉर्ट रेंज का है बल है, नजदीक में काम करता है। ये बल संतृप्त बल है। एक और चीज ध्यान रखिए, संतृप्त बल कहने का मतलब कि अगर ये कण है, ये अगर कण है तो ये अपने आसपास नजदीक वाले कण पर ही बल का प्रभाव उत्पन्न करेंगे, ऐसा नहीं दूरस्थ कण को ये प्रभावित नहीं करेंगे। इसका मतलब यही होता है, नजदीक के कण को ही प्रभावित करेंगे, इसका मतलब ये संतृप्त बल है। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, अगर आवेश पर निर्भर करता तो प्लस प्लस विकर्षण कर देता, प्रोटॉन आवेश पर निर्भर नहीं करता। और केंद्रीय बल है, क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया भी था कि अकेंद्रीय बल है, केंद्र पर निर्भर करने वाला ये बल नहीं है। इस क्यों? क्योंकि इस आपको कुछ देर पहले बताया था कि आप बोला इसको मान ले, ये संभव नहीं है, कुछ इसकी आकृति अलग भी हो सकती है। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के गुण को संतुष्ट नहीं करता है, ये दूरी के वर्ग के गुण को संतुष्ट नहीं करता, ये भी आप याद रखिए। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर, ये कोणीय संवेग या स्पिन क्वांटम पर निर्भर करता है, इसका कोई गणितीय रूप नहीं है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देंगे बातों को अच्छी तरह से, ये जो बल है नाभिकीय बल आकर्षण का बल है, ये आवेश वगैरह पे निर्भर नहीं करता है। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षण है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण रूप देता है, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण रूप देता है। बात को ध्यान से समझेंगे अच्छी तरह से। अगला टॉपिक, अब हम लोग द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है द्रव्यमान क्षति, ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से। अंग्रेजी में इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। देखिए बाबू, होता क्या है, प्रत्येक नाभिक में ये गुण मिलता है। अगर ये गुण नहीं होता तो कोई भी नाभिक अपने अस्तित्व में नहीं हो। तो होता क्या है कि कोई भी नाभिक हो तो उस नाभिक में न्यूट्रॉन की अपने संख्या है और प्रोटॉन की अपने संख्या है। तो अगर आप न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान निकालते हैं और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान को अगर आप बात करें, न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान प्राप्त करें और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान आप कैलकुलेशन से प्राप्त करें। अगर जो आप कैलकुलेट किए वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपने कुल द्रव्यमान प्राप्त किया, प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान आपने प्राप्त किया, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो आपने कुल द्रव्यमान प्राप्त किया, ध्यान से अच्छी तरह से बातों को समझेंगे, वो आपने प्रयोग से प्राप्त किया। तो उस प्रयोग एक ऐसे कैलकुलेशन से प्राप्त किया और एक यंत्र का उपयोग करके प्राप्त किया। याद होगा हमने बताया था द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी एक ऐसा यंत्र है जो कि परमाणु द्रव्यमान नाभिक द्रव्यमान को बताता है। तो होता क्या है कि आप एक चीज समझेंगे बात को अच्छी तरह से। तो अगर आप न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकालें, कोई परमाणु है, किसी परमाणु का, जैसे ये परमाणु हो गया, ये परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या है, जिसको आप मिला के द्रव्यमान संख्या कहते हैं। खैर ठीक है, हम एक परमाणु x z a की बात करें, तो इसमें
न्यूट्रॉन संख्या ये है, प्रोटॉन संख्या ये है, तो अपना न्यूट्रॉन का एक संख्या है और प्रोटॉन का भी एक संख्या है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इस न्यूट्रॉन का एक द्रव्यमान है, इस प्रोटॉन का भी एक द्रव्यमान है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जब द्रव्यमान आप निकालते हैं, कैलकुलेशन करके निकालते हैं, मान लिया है कि इसका आपने कैलकुलेट किया, जैसे ये एन न्यूट्रॉन है और एन न्यूट्रॉन है, उदाहरण के तौर पे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर मान लिए mn है, तो n में अगर आप गुना किए mn से तो कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिल गया। प्रोटॉन की संख्या p है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर मान लो mp है, तो p में अगर आप इससे गुना किए तो पूरे प्रोटॉन का द्रव्यमान मिल गया। दोनों को जोड़ दिया तो आपको यहाँ से नाभिक का कुल द्रव्यमान मिलेगा। लेकिन ये जो नाभिक का आपने कुल द्रव्यमान निकाला, जो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई भी एक अंक मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि ये जो नाभिक का जो कुल द्रव्यमान आपने यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाला, और अब आप इसको क्या करते हैं, इसको यंत्र से अगर आप इसका द्रव्यमान मापते हैं तो इसका यंत्र वाला कम मिलेगा, इसका जो वास्तविक द्रव्यमान प्राप्त होगा वो इससे कम मिलेगा। मतलब ये द्रव्यमान की त्रुटि हो गई, द्रव्यमान क्षति हो गई। ध्यान रखिएगा आप बात को। क्यों? क्योंकि आपके कैलकुलेशन से इसका द्रव्यमान कुछ और मिला, आपने कैलकुलेशन किया, उससे इसका द्रव्यमान कुछ और मिला, और जब आप इसको द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी से अगर आप इसको नापते हैं तो इसका द्रव्यमान कुछ और मिला। तो अब ये तो आपको जोड़ने से कुल द्रव्यमान मिला, आपके कैलकुलेशन से मिला। लेकिन जब आप मान लिया जाए कि द्रव्यमान आप मापने जाते हैं तो इसका अगर ये कुल जोड़ जो है आप मान लो कि x मिला, इससे आपको कुल जोड़ जो मिला वो द्रव्यमान पूरा x मिला। लेकिन अब जब आप इसको यंत्र से नापते हैं तो ये द्रव्यमान जो मिला m मिला, वो इससे कम मिला, इससे ये कम मिला। तो इसका मतलब है कि होना चाहिए इतना, मिल रहा है इतना। तो ये जो है, इसमें कहने का मतलब है कि इसमें क्या हुआ कि कैलकुलेशन में ये आ रहा है, लेकिन जब आप यंत्र से नापे तो इसका वास्तविक द्रव्यमान आपको इतना प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दो इससे ये मिल रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान में कमी हुई है। तो कितना कमी हुई है, तो इसमें से आप इतना घटा देंगे तो आप यहाँ पर ये इसमें से इतना घटा देंगे तो आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान की क्षति कितनी है। जैसे एक उदाहरण मान लेते हैं कि क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में होता क्या है, क्लोरीन 1735 की बात करते हैं। तो मान लिया कि क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। तो अब इधर देखिए, जब आप इससे 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन मान के चलते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आप निकालेंगे 1.673 गुना 10 का पावर -27 के जी गुना कर। इसमें आप निकालेंगे 1 दशमलव न्यूट्रॉन वाला 1.675 गुना 10 का पावर -27 के जी गुना करें। दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको यहाँ से कुल द्रव्यमान मिलता है कि इतना इसका द्रव्यमान होना चाहिए। तो इससे आपको इतना द्रव्यमान यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको यंत्र से नापते हैं तो आपको इस मान से आपको कम मान ही मिलेगा, इस मान से आपको कम मान मिलेगा। तो कितना कम, मतलब मेरी बात समझे कि मान लिया जाए कि इससे आपको जो मिला, जब आप यंत्र से नापते हैं तो यहाँ जोड़ने पे x मिला, यंत्र से नापने से आपको यंत्र द्वारा आप इतना y प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें इसको घटा दिए तो आपको पता चला कि होना इतना चाहिए था, मिल इतना रहा है। तो द्रव्यमान की कमी, द्रव्यमान कितना कम हो रहा है वास्तविक से, तो ये आपका इसका अंतर ही आपको द्रव्यमान क्षति बताता है। ये नाभिक का द्रव्यमान हुआ, वास्तविक द्रव्यमान, और ये बता रहा है कि न्यूक्लियन का द्रव्यमान इतना होना चाहिए। तो न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान में से अगर आप नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान अगर आप घटा देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो आप ध्यान रखते हैं इसको अगर आप घटा देते हैं तो घटाने से जो आपको प्राप्त होता है वही द्रव्यमान क्षति होती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, जैसे कैसे क्या हुआ, तो आप यहाँ द्रव्यमान क्षति का मान निकालना होगा। तो आपको यहाँ द्रव्यमान क्षति का सूत्र होता है क्या, द्रव्यमान क्षति का जो सूत्र होता है कुल न्यूक्लियन का द्रव्यमान
माइनस कुल न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। अगर आप न्यूक्लियन के द्रव्यमान में से नाभिक का जो द्रव्यमान है जो यंत्र से आपने प्राप्त किया है उसको घटा देते हैं तो आपको द्रव्यमान क्षति की प्राप्ति होती है। इसको आप जान लें कि डेल्टा एम के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ना द्रव्यमान क्षति का परिभाषा भी होगी। इसी परमाणु के लिए न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब ये इसको डेल्टा एम से सूचित किया जाता है। अब एक चीज समझेंगे आप कि कोई जैसे मान लिया जाए कि अब ये हमारा नाभिक, हम परमाणु की बात कर रहे हैं। किस परमाणु की बात कर रहे हैं? एक से एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है। समझिए बात को अच्छी तरह से। और इसके नाभिक का जो प्रायोगिक द्रव्यमान है वो m दिया है। नाभिक का द्रव्यमान m दिया है प्रश्न में। ये प्रयोग कौन सा प्रयोग? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से मिला है। नाभिक का इसका द्रव्यमान जो है वो मान लो m दिया है। तो हम द्रव्यमान क्षति का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने डेल्टा एम पढ़ लिया। अब इसमें आप बताएंगे कि प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या बराबर A, न्यूट्रॉन संख्या A माइनस Z। नाभिक में होता कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? Z है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? A माइनस Z। तो अब आपको द्रव्यमान क्षति पूछ रहा है। तो द्रव्यमान क्षति का मतलब है कुल न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक। तो कुल न्यूक्लियन का द्रव्यमान मतलब न्यूट्रॉन का कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान। न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का। अभी तो देखिए कुल न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या है आपके पास? A माइनस Z। और एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अगर आप Mn मान लो, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर Mn, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर मान लो Mp। तो अब आपके पास कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको निकालना है। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn है तो 2 का 2 गुना Mn, और आपके पास न्यूट्रॉन क्या है? A माइनस Z। तो इतना गुना Mn प्लस कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन आपके पास क्या है? Z। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp है तो Z के लिए क्या होगा? Z गुना Mp माइनस आपको दिया क्या है? नाभिक का द्रव्यमान जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आप इसको चाहे तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को Z गुना Mp प्लस A माइनस Z गुना Mn माइनस M, इससे आपको मिला द्रव्यमान क्षति का एक चीज। अब ये अंतर हो गया प्रयोग से। ये जो अंतर हुआ आखिर ये हुआ क्या? तो ये अंतर कहाँ गया? द्रव्यमान आखिर इतना होना चाहिए, इतना मिल रहा है, इतना घट गया, वो कहाँ गया भाई? तो वो जो है द्रव्यमान आपको बताया आइंस्टीन जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और यही जो द्रव्यमान है, ये जो अंतर का जो द्रव्यमान है, ये जो त्रुटि का द्रव्यमान है, यही जो है ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और यही जो है ऊर्जा नाभिक के कणों को आपस बांधने में काम आता है। इसी द्रव्यमान का ऊर्जा। ये जो द्रव्यमान गया, द्रव्यमान की इतनी क्षति हुई, इतना द्रव्यमान कहाँ चल गया? अरे भाई ये इतना होना चाहिए, इतना आपको मिला, इसमें से ये घटा दिए, इतना चला गया। अरे इतना जो क्षति हुई, इतना कहाँ गया? अरे तो यही वो द्रव्यमान जो है